नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज इस क्लास में हम कुछ संज्ञाओं की चर्चा करने वाले हैं, जिनमें सवर्ण संज्ञा, संहिता संज्ञा और पद संज्ञा, 3 संज्ञाओं की चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुँचे। और मैं आपके लिए कंटेंट बहुत अच्छा लेके आई हूँ, लेकिन मुझे अगर मोटिवेट मिलेगा तो मैं और इससे भी बेहतर कंटेंट आपके लिए लाऊंगी। तो हम चर्चा कर लेते हैं, बिना किसी देर करे हुए अपने सेशन की ओर बढ़ लेते हैं। सवर्ण संज्ञा, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी, फिर आपको नोट्स बनवाऊंगी, ठीक है। तो हम आ जाते हैं ब्लैक बोर्ड की ओर। सवर्ण संज्ञा, सवर्ण संज्ञा किसे कहते हैं, किसकी होती है? तो इसका एक सूत्र आता है, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। ये एक सूत्र आता है, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य यानी समान या बराबर, समान या बराबर, और अस्य यानी उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। और प्रयत्न का मतलब होता है आभ्यंतर प्रयत्न, प्रयत्न। और सवर्ण का मतलब सवर्ण, ठीक है। अब इस सूत्र से ही, यानी मैंने इसके टुकड़े कर दिए हैं, टुकड़े करके इसका अर्थ बता दिया है, इससे ही इसकी पूरी परिभाषा निकल कर आ गई। कैसे निकली वो आप समझना, ध्यान से समझना पहले इस चीज को। तुल्य यानी समान या बराबर, उच्चारण स्थान, आभ्यंतर यत्न सवर्णम, यानी जिसका उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न है। कितने उच्चारण स्थान? वैसे 8 है और वैसे 11 है। क्लियर? आभ्यंतर यत्न कितने हैं? 5। जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न दोनों समान हो तो उसकी क्या होती है? सवर्ण संज्ञा। वो कैसे होती है अब देखना आप। जैसे मैं बोलूं, सुनना समझना, ए या आ, इसका उच्चारण स्थान क्या है? ए को है विसर्जनीय नाम, कंठ है। आ का क्या है? वही कंठ। आभ्यंतर यत्न क्या है? विवृत, यानी विवृत में ही अच्छाते हैं, तो उच्चारण स्थान कंठ, इसका भी कंठ। क्लियर? और उच्चारण स्थान विवृत और इसका भी विवृत। परिभाषा में क्या दिया गया है? जिसका उच्चारण स्थान समान हो, दोनों का क्या है? समान है। जिसका आभ्यंतर यत्न समान हो, दोनों का क्या है? समान है। तो इसकी क्या होगी? सवर्ण संज्ञा। क्लियर? जैसे ई या ई, इसका उच्चारण स्थान ईचु सा नाम तालु, उच्चारण स्थान क्या है? तालु। इसका क्या है? तालु। और आभ्यंतर यत्न विवृत। क्लियर? इसका भी क्या है? विवृत। तो क्या हुआ? ये सवर्ण हुए या नहीं हुए? हुए। वैसे ही ऊ ऊ, री री, ये आपस में सवर्ण है। क्लियर? जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न दोनों समान हो तो उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? मैं आशा करती हूँ कि ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। फिर एक वार्तिक है, एक वार्तिक है, री लृ वर्णयो वर्णयो मिथ सावर्णम, री लृ वर्णयो मिथ सावर्ण्यम, सावर्ण्यम वाच्यम, सावर्ण्यम, सावर्ण्यम वाच्यम। ये एक वार्तिक है। री लृ वर्णयो मिथ सावर्ण्यम वाच्यम, सावर्ण्यम वाच्यम, यानी री और लृ आपस में सवर्ण नहीं है, यानी इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है, फिर भी ये आपस में सवर्ण होते हैं। कैसे? देखना, री का उच्चारण स्थान क्या है? री का क्या है? ऋतु रसा नाम
ऋतु रषणाम मूर्धा, ठीक है। और लृ का क्या है, क्या है, ऋतु रषणाम दंता। अब इनके उच्चारण स्थान ही अलग अलग है, तो ये सवर्ण हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। लेकिन री लृ वर्णयो मितः सावर्ण्यम वाच्यम, ये वार्तिक क्या कहती है कि नहीं ये सवर्ण होंगे, ये वार्तिक कहती है। इसलिए री और लृ इनका उच्चारण स्थान आपस में समान नहीं है, फिर भी ये सवर्ण है। री लृ वर्णयो मितः सावर्ण्यम वाच्यम, ये वार्तिक कहती है, इसलिए ये सवर्ण होते हैं। फिर एक सूत्र आता है ना जलो, ना जलो, ना जलो, न अच हलो। इसका टुकड़ा करेंगे तो क्या होएगा, न अच हलो। न यानी नहीं, न यानी नहीं, अच यानी स्वर और हल यानी व्यंजन। यानी स्वर और व्यंजन कभी भी सवर्ण नहीं हो सकते हैं, कभी भी सवर्ण नहीं होंगे, चाहे उनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न समान ही क्यों ना हो। जैसे ए कुह विसर्जनीय नाम कंठ, ए और क, दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, ए कुह विसर्जनीय नाम कंठ है, इसका भी कंठ है, इसका भी कंठ है। अब ये क्या बोलता है कि ये स्वर है, ये व्यंजन है। ये सूत्र क्या कहता है, ना अज्जलो, यानी अच और हल कभी सवर्ण नहीं होंगे, चाहे उनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न समान ही क्यों ना हो। ये वार्तिक इसका निषेध करती है, तो ये आपस में सवर्ण नहीं होंगे। क्लियर। अब आपके दो सूत्र आते हैं महेश्वर सूत्रों में, एक आता है ए ओंग, ए ओंग, और एक आता है आई आउच, आई आउच, ये सूत्र आता है। अब आपके दिमाग में ये चलता होगा कि ए आई ओ औ ये आपस में सवर्ण होते होंगे, होते होंगे, आप ऐसा सोचते होंगे, लेकिन इनका उच्चारण स्थान भी ए और ए, इनका उच्चारण स्थान ए दायित्व कंठ तालु, इसका भी कंठ तालु है और इसका भी कंठ तालु है। फिर भी मैं कहती हूं कि ये आपस में सवर्ण नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? ओ और आउ, इनका उच्चारण स्थान ओ दाउ तो कंठोष्टम, दोनों का कंठोष्टम है, इसका भी कंठोष्टम है, इसका भी कंठोष्टम, लेकिन फिर भी ये सवर्ण नहीं होते। क्यों, क्यों नहीं होते ये सवर्ण? अब मैं बताऊं। क्योंकि महेश्वर सूत्रों में एओंग आई आउच दोनों सूत्रों का अलग अलग पाठ किया गया है, इसी कारण ये आपस में सवर्ण नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, इसी कारण ये आपस में सवर्ण नहीं होते हैं। यही इसका प्रमाण है। तो आप ये मत समझ लेना ये कोई परमानेंट बात नहीं है कि जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न समान हो तो सवर्ण ही होंगे, ये जरूरी नहीं है। अब आप ये नहीं कि आप एक सूत्र पढ़ लो और कि हाँ मैम ने बताया था, एक सूत्र के पीछे चार सूत्र आ गए। तुल्या से प्रयत्न कहता है जिसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न समान हो उसकी सवर्ण संज्ञा होती। ये क्या बोलता है कि उच्चारण स्थान समान हो या नहीं हो, फिर भी री और री आपस में सवर्ण होते हैं। ये क्या कहता है, अच और हल कभी भी सवर्ण नहीं होते हैं, चाहे उनका उच्चारण स्थान या आभ्यंतर यत्न समान ही क्यों ना हो। एओच एओंग और ए आयुच ये आपस में सवर्ण नहीं होते हैं, इनका जबकि उच्चारण स्थान समान होता है। अब एक सूत्र और आता है आपके, रेप ऊष्मणाम, रेप ऊष्मणाम च, रेपो ऊष्मणाम च
सवर्णा न सन्ति, न सन्ति। रेप ऊष्मणाम च, रेप ऊष्मणाम सवर्णा न सन्ति, यानी सवर्णा न सन्ति, यानी र, रेप यानी र, और ऊष्मणाम यानी ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण। इनके कोई सवर्ण नहीं होते हैं, इनके कोई सवर्ण नहीं होते, होते ही नहीं है, यानी र और श, इन तीनों के आपस में कोई सवर्ण नहीं होता है। क्लियर? अब आपके य व ल, इनके दो दो भेद होते हैं। वो कैसे होते हैं? एक तो ये और एक अनुनासिक वाला, य व और ल। आप कैसे? ये तो अनुनासिक, अनुनासिक, और ये आपके अनुनासिक, अनुनासिक, यानी इनके दो दो भेद होते हैं। अब सवर्णता के बाद वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या क्या है ये भी आप देख लो एक बार। अब आपकी जो सवर्णता की बात ये है वो भी आप देख लो एक बार। सवर्णता के बाद वर्णों की संख्या, सवर्णता के बाद, सवर्णता के बाद वर्णों की संख्या। स्वर, ह्रस्व, दीर्घ और आपका प्लुत। अब आपके ये तीन तीन प्रकार के होंगे, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये भी इतने ही तीन प्रकार के होंगे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। आपके प्लुत भी तीन प्रकार के होंगे, उदात्त, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब आपके जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये तीन प्रकार के होते हैं। फिर एक के तीन प्रकार फिर हो गए, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। फिर उदात्त दो प्रकार का, अनुनासिक, अनुनासिक, अननुनासिक। अब सबके ऐसे दो दो प्रकार होंगे, अनुनासिक, अननुनासिक, अनुनासिक, अननुनासिक, अनुनासिक, अननुनासिक। यानी ह्रस्व के कितने भेद हो गए? 2 और 2 4, 2 6। ह्रस्व 6 प्रकार का, दीर्घ 6 प्रकार का और प्लुत 6 प्रकार का। क्लियर? ऐसे इनके भेद होंगे। आई बात समझ में? अब आपको बिल्कुल नोट्स, इनका कोई नोट्स मत बनाना। अब आपको जो अगली क्लास मिलेगी वो बिल्कुल नोट्स पे आधारित मिलेगी, उनको देखकर ही नोट्स बनाना। ये तो एक मैंने समझाया आपको बेसिक, ताकि आपके ये चीज़ समझ में आ जाए। क्लियर?